तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये नोटिफिकेशन हो सकता है आपने देखा भी होगा। इसके बारे में कई वीडियो भी चल रहा है, लेकिन वो वीडियो आधे अधूरे कई इंफॉर्मेशंस हैं। तो इसका बारीकी से मैंने स्टडी किया है और उसके बाद में जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसका जो कैलकुलेशन है कि किस तरह से इसमें पेंशन बन रहा है, अलग अलग एग्जांपल्स हैं, उन सबको मैंने स्टडी करके और एक वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो उन सबके लिए ज़रूरी है जो 1 जनवरी 2004 के बाद के भर्ती हैं और न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर में आते हैं, या वो लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने के बाद में अगर आप नया जॉब, सरकारी जॉब में जाते हैं तो वहां भी आपको ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप कौन से पेंशन फंड में रहना चाहते हैं। तो इसलिए ये 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन जो है लागू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपके पास 2-3 महीने रह गए हैं, उसके बाद में आपसे आपका डिपार्टमेंट, आप जहां भी जॉब कर रहे हैं, आपको ऑप्शन फॉर्म दे करके और आपसे पूछेगी कि भाई आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं या नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर में ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि इसके बारीकी को आप समझें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें और फिर जाकर के आप डिसीजन लें कि आप कौन से पेंशन स्कीम के अंडर में रहना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हमने काफी एग्जांपल्स बताए हैं, वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इस जानकारी को अपने से आगे भी बढ़ाइएगा, दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये स्क्रीन पर नोटिफिकेशन है और इसके सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने रेड पेन से पढ़ के हाईलाइट कर रखा है ताकि उन सभी को कवर किया जा सके। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा ताकि हर पॉइंट आपके समझ में आए बारीकी से। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर कौन आएंगे? इसमें बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पहले से एनपीएस के अंडर थे, यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं, और अगर वो ये ऑप्शन चुनते हैं तो वो लोग इसके अंदर आएंगे। एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे? ठीक है, पहला पॉइंट है इसका, कम से कम 10 साल का सर्विस होना चाहिए। इंप्लॉय सुपरनेटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर। ठीक है, कम से कम जो 10 साल सर्विस करके रिटायर्ड होगा वो इसका फायदा ले सकता है। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस है इंप्लॉय रिटायरिंग, गवर्नमेंट रिटायरिंग एंड इंप्लॉय अंडर द प्रोविजन FR 56J। ये 56J, इसमें सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन है, इसमें किसी को रिटायर्ड भेजती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब पॉइंट सी को देखिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो लोग 25 साल के बाद जाते हैं, 25 साल वो समय होगा जब आपको 50% पेंशन के लिए आप एलिजिबल होंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई एम्प्लॉय 25 साल सर्विस करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट जाता है तो उसको फ्रॉम द डेट सच एम्प्लॉय वुड हैव सुपरनेटेड, जिस डेट में वो रिटायरमेंट सुपरनेशन जाता उस डेट से वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आगे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आगे हम बात करेंगे इस पर। ये तीसरा मैंने जो राउंड किया है उस पॉइंट को देखिए, पॉइंट नंबर 2। इसमें ये बिल्कुल जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का जो रूल था उसी तरह ये यूपीएस का भी रूल है। ये रूल है कि अगर कोई एम्प्लॉय डिसमिस, रिमूवल या रेजिग्नेशन जाता है तो उसको इस पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा, यह स्पष्ट समझ लीजिए। इन केस ऑफ रिमूवल, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रेजिग्नेशन, इन सच केसेस द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन सेल नॉट अप्लाई, उसमें ये नहीं मिलेगा। जबकि एनपीएस वाले को ये ऑप्शन मिलता है, वो 2 साल 5 साल में भी अगर रेजिग्नेशन चला गया या डिसमिस हो गया तो उसको जो फायदा मिलना है वो मिल जाता है, लेकिन यूपीएस में ये बिल्कुल इसका फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है इस पर हम ध्यान देते हैं। पहले था कौन कौन लोग इसके अंदर आएंगे, अब जो पॉइंट है वो है इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। ये देखिए, पॉइंट ए क्या बोलता है, फुल एश्योर्ड पे आउट विथ विल बी 50% ऑफ 12 मंथ एवरेज बेसिक पे। ये तो पहले भी आया था,
12 महीने का जो आपका एवरेज बेसिक पे बनेगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट से जो पहले का 12 महीने का पे होगा, उसका जो एवरेज बनेगा वो आपका बेसिक पे कहलाएगा, और उसके अनुसार उसका 50% जो है आपका पेंशन निर्धारित होगा। इसमें देखिए, फुल एश्योर्ड पे आउट इज पेबल आफ्टर मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। कम से कम जब आप 25 साल सर्विस करेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट जाएंगे या सुपरनेशन जाएंगे, तो 25 साल होना चाहिए, तभी आपको 50% पेंशन मिलेगा। बी में कहता है, इन केस लेसर क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड प्रोपोर्शनेट पे आउट वुड बी एडमिजिबल। अगर आपका 25 साल से कम है सर्विस, 20 साल है, 15 साल है, तो उसी रेशियो में 40%, 30%, 25% जो बनेगा वो आपको मिलेगा। सी में कहता है कि मिनिमम जो गारंटीड पेंशन 10,000 की चर्चा जो आप सुन रहे हैं कि 10,000 मिनिमम पेंशन होगा, उसके लिए कम से कम 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। अगर 9 साल 9 महीना भी है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। उसके लिए 10 साल कंप्लीट करके जो जाएगा उसी को कम से कम इसका पेंशन का लाभ मिलेगा। ये पॉइंट डी मैंने राउंड किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद जाते हैं तो इसमें पेंशन कब शुरू होगा वो इसी पॉइंट में क्लियर हुआ है। In case of voluntary retirement after minimum 25 years of qualifying service, assured payout will commence from the date on which the employee would have superannuated। जो एम्प्लॉई था उसका जो सुपरनेशन का एज होता, इफ ही हैड कंटिन्यू इन सर्विस, अगर वह सर्विस में होता और जो उसका सुपरनेशन का एज जब होता, उस एज में जाकर के उसको 25 साल का क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद भी अगर वो जाता है तो तब उसको पेंशन का लाभ मिलेगा, जब अगर वह सर्विस में होता और सुपरनेशन जाता। मतलब ये है कि 25 साल बाद भी कोई जाता है तो उसको 60 साल जब उसका टोटल एज कंप्लीट हो जाएगा तब उसको पेंशन 50% वाला लाभ वहां शुरू होगा। तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। अगला 4 नंबर पॉइंट है फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग, कि जिसको पेंशन अगर मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम पर में और वो एक्सपायर हो गया, डेथ कर गया, तो जो उसको मिल रहा था उसका 60% उसको उसके फैमिली को मिलेगा, जो उसका नेक्स्ट ऑफ किन है। ठीक है, उसके साथ जो भी डी है वो सब मिलेगा। 5वां पॉइंट में डियरनेस रिलीफ। डियरनेस रिलीफ जो कुछ भी है, जैसे सर्विस में रहते हुए डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, उसी प्रकार से रिटायरमेंट के बाद डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। मतलब आपके बेसिक पेंशन जो बनेगा उसके साथ डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा, महंगाई जो राहत है। 6 नंबर पॉइंट देखिए, इसमें लमसम पेमेंट के बारे में बताया है कि रिटायरमेंट के समय जब कोई जाएगा तो उसके हाथ में कुछ पैसा भी मिलेगा। वो कितना मिलेगा? सुपरनेशन के समय या रिटायरमेंट के समय जो आपका बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस रहेगा उसको मिलाकर के 10% उसका इनटू कंप्लीट जो आपका 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस जितना भी होगा उसमें मल्टीप्लाई करके मिलेगा। इसका भी एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है। जितना 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस होगा इनटू 10% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आगे कैलकुलेशन में क्लियर हो जाएगा आपको। अगला जो 7 नंबर पॉइंट है उसमें ये बोल रहा है कि 2 तरह के इसमें ये इसका फंड रेगुलेटरी बनेगा। एक वो होगा जिसमें इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन और सरकार का कंट्रीब्यूशन जमा होगा। ये 7 नंबर 8 नंबर ये सेम पॉइंट है, 7 8 और ये 9। तो इसमें मैं आपको सीधे बता देता हूं कि जो भी 10% आपका कटेगा और 10% जो सरकार देगी उसका एक अलग से फंड बनेगा, और इसके अलावा जो अलग से एक सरकार 8.5% देगी उसका एक अलग से फंड बनेगा। समझ लीजिए, जो 10% आपका कंट्रीब्यूशन है प्लस सरकार 10% कंट्रीब्यूशन जमा करेगी वो इंप्लाई इंडिविजुअल कॉर्प में जमा होगा। और 10 नंबर पॉइंट में बताया है कि जो 10% आपका और सरकार का जमा हो रहा है उसके बारे में आपको इतनी सहूलियत दी जाएगी कि आप खुद से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप अपना पैसा किस फंड में जमा करना चाहते हैं। अलग अलग जो बैंकिंग है, LIC, UTI, SBI, आप किस रेगुलेटरी में मतलब किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये छूट आपको मिल सकता है। लेकिन
जो एक दूसरा वाला 8.5% जो सरकार जमा कर रही है, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो सरकार खुद डिसाइड करेगी कि उसको कहाँ जमा करना है और किस तरह से इन्वेस्ट करना है। दूसरा पॉइंट, इस 8.5% जो अमाउंट है, इसका इस्तेमाल सरकार वहां पर करेगी जहां पर किसी भी प्रकार के जो स्कीम में कमी बेसी आएगा आपके पेमेंट को पूरा करने में, मतलब आपको पेंशन देने में अगर अमाउंट उसको कम पड़ रहा है, वैल्यू आपका कम पड़ रहा है, तो उसमें उस अमाउंट का वो इस्तेमाल करेगी। वो सरकार का डिसीजन पर होगा वो कैसे करना है, ठीक है। दूसरा चीज कि अगर आप अपना 10% प्लस सरकार का जो 10% कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए अगर आप खुद से फंड का सिलेक्शन नहीं करोगे, आपको ऑप्शन रहेगा सिलेक्ट करने का, अगर आप नहीं करोगे तो डिफॉल्ट पैटर्न में जहां सरकार इन्वेस्ट करना चाहती है वो अपने आप डिफॉल्ट पैटर्न में चला जाएगा। और इसका क्या लाभ या हानि है ये भी आपको आगे पता चलेगा। आप खुद से सेलेक्ट कीजिएगा उसका क्या फायदा और नुकसान हो सकता है, और सरकार अगर सेलेक्ट करेगी तो उसका क्या फायदा नुकसान हो सकता है। ये जब पेंशन कैलकुलेशन का आगे एग्जाम्पल बताएंगे उसमें साफ पता चलेगा आपको। अगला ये 3 नंबर पॉइंट देखिए, 3 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दिया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई एनपीएस के अंडर अभी आ रहे हैं, जैसे ही 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगा तो उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं कि यूपीएस में जाना चाहते हैं। उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको अभी से 2-3 महीने में मेंटली ये पता होना चाहिए, दिमागी रूप से आप तैयार होना चाहिए कि आप कौन से पेंशन फंड में रहना चाहते हैं, एनपीएस में कि यूपीएस में। ठीक है ना, यही ये पॉइंट है कि यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस फंड में रहना चाहते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। आगे इसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज हो गया, एक बार फाइनल हो गया तो ये फाइनल होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें सोच समझ के डिसीजन आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा जब आपको ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि एक बार जब आप इसका ऑप्शन ले लेंगे तो इसमें बार बार इसको चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आगे ये 4 नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि जैसे ही आप ऑप्शन दे देंगे कि आप चाहते हैं कि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाएं, तो आपके परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी प्राण नंबर जो है, सबको मिला हुआ है 1/1/2004 के बाद वालों को, तो उनके प्राण के अगेंस्ट में जितने पैसे इकट्ठा हुए हैं वो सारा ही ट्रांसफ़र होकर के इंडिविजुअल कॉप में, जो अभी नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए जो अलग से फंड अपना बना रही है, उसमें वो पैसा जमा हो जाएगा। एनपीएस के जितने आपके अमाउंट है प्राण में जमा, वो सब यूपीएस के फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन एक बार मिलेगा। Once your amount will be transferred, there is no other option to change your pension scheme. अगला जो पॉइंट है उसमें ये बोल रहा है कि एक बार जब भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू हो जाएगा तो उसका जो भी देख रेख है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में होगा, और उसको आपके पैसे का क्या वैल्यूएशन है, आगे वो किस तरह से बढ़ रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन समय से जमा हो रहा है कि नहीं, जो इम्प्लाई और इम्प्लायर है, सरकार जो पैसा दे रही है और आप जो जमा कर रहे हैं वो सही से जमा हो रहा है, किसी प्रकार का कोई अमाउंट मिसिंग नहीं है, ये सब चीज़ वो चेक बैक करेगी। और समय समय पर आगे बोल रहा है 6 नंबर पॉइंट में कि इसका जो भी वैल्यू बनेगा, आपका जो भी पैसा बढ़ रहा है, कितना वैल्यू हो गया, हमेशा समय समय पर इसकी जानकारी जो है आपको दिया जाएगा, मैसेज के माध्यम से या ईमेल पर। जैसे एनपीएस में भी आता है, हर क्वार्टरली आपका फंड का क्या वैल्यू है आपको मैसेज आ जाता है या मेल पर भी आता है, तो उस तरह से इसमें भी आपको जानकारी दिया जाएगा। 7 नंबर में बोल रहा है कि जहाँ पर आप सर्विस कर रहे हैं, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो कितना क्वालिफाइंग सर्विस हुआ, क्या कुछ हुआ, वो आपका हेड ऑफ ऑफिस जो है आपके डिपार्टमेंट का, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो अपना चेक करके उसको कैलकुलेट करेगा। तो ये 11 नंबर पॉइंट क्या क्लियर करता है, ये देखिए, ये यहाँ स्पष्ट करता है कि अगर एक बार आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन ले लिया तो आप किसी भी प्रकार के दूसरे बेनिफिट्स के लिए जो और अलग पेंशन में मिलते हैं उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शैल नॉट बी इंटाइटल फॉर एंड कैन नॉट क्लेम एनी अदर पॉलिसी कंसेशन, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट, एनी पैरिटी विथ सब्सिक्वेंट रिटायरी जीटीसी। मतलब एक बार अपने अगर
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन ले लिया तो बाद में आप दूसरे किसी भी बेनिफिट के लिए जो अलग एनपीएस या ओपीएस में मिलने वाले हैं उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑप्शन देते वक्त बहुत जिम्मेदारी और ध्यान से ऑप्शन देना है। इस बीच में 1-2 महीना अभी टाइम है, तो और भी चीज़ें डिटेल्स आएगा, कैलकुलेशन पता चलेगा किसमें बेनिफिट है क्या है नहीं है, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये है कि अगर रिटायरमेंट के समय किसी के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी मैटर चल रहा है, कोई केस पेंडिंग है डिपार्टमेंटल या किसी प्रकार का, तो इसके बारे में एक सेपरेट पॉलिसीज़ और नोटिफिकेशन जो है वो बाद में जारी होगा, ठीक है। बाकी ये सारे पॉइंट्स थे। इसके बाद में एग्जाम्पल जो भी कैलकुलेशन के हैं पेंशन के वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ लास्ट पॉइंट में 16 नंबर में ये क्लियर किया है कि द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी 1 अप्रैल 2025, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। तो अब देखिए कैलकुलेशन, यहाँ पर 6-7 एग्जाम्पल दिया है और हर तरह का एग्जाम्पल दे करके समझाया है। इसके बाद आपके सारे कन्फ्यूजन जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें मान लीजिए किसी भी एक एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लिया है और कुछ कंडीशन दिया है कि ये 5 कंडीशंस हैं। इसके आधार पर वो सारा इसमें आगे जो है आप एग्जाम्पल को समझिएगा। मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है, उसका बेसिक जो उसके सुपरनेशन के समय में, रिटायरमेंट के समय में उसको मान लीजिए 45,000 रुपया उसका जो है एवरेज उसका बेसिक पे बनता है। 12 महीने का जो एवरेज बेसिक पे है वो 45,000 रुपये बनता है, उसको उसने पी मान लिया है। दूसरा कंडीशन है कि उसमें मान लीजिए उसका क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 25 साल उसने सर्विस कर लिया और 25 साल जब सर्विस हो गया तो 300 महीने का उसका कंट्रीब्यूशन भी पूरा जमा हो गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि उसके जो भी कंट्रीब्यूशंस है एम्प्लॉई का वो किसी प्रकार का उसमें कोई मिसिंग नहीं है, सारे टाइम टू टाइम जमा हुआ है। और चौथा पॉइंट है कि एम्प्लॉई ने किसी प्रकार का जो है अपने से इन्वेस्टमेंट पैटर्न नहीं चुना था, वो डिफॉल्ट पैटर्न में था। डिफॉल्ट पैटर्न मतलब जहां सरकार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसने सरकार के ऊपर छोड़ दिया, तो वो डिफॉल्ट ऑप्शन हो गया। और पांचवा कंडीशन ये है कि उस एम्प्लॉय ने कोई पार्शियल विड्रॉ नहीं किया, मतलब बीच में कोई पैसा उसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। अगर इन पांचों कंडीशन के आधार पर आगे जो एग्जाम्पल है उसको आप समझिएगा। इसमें से एक भी कोई कंडीशन आप पूरा नहीं करते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा, उसमें आपको उसके अनुसार आगे ये कैलकुलेशन है। अब पहला कंडीशन है और पहला एग्जाम्पल जो दिया है उसको समझ लीजिए। अगर कोई एम्प्लॉय ये पांचों कंडीशन को पूरा करता है, जो कंडीशन हमने बताया उसका सारा चीज सही है और उसने सारे कंडीशंस को फुलफिल किया है, तो मान लीजिए कि 25 साल की सर्विस के बाद में उसका जो कंट्रीब्यूशन है 10%, उसका वैल्यू हो जाता है 50 लाख रुपया और सरकार का जो बेंचमार्क है उसके अनुसार भी वो 50 लाख रुपया हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर उसका 45,000 रुपया बेसिक पे है और उसके 25 साल तक उसने सर्विस किया, यानी कि 300 महीने का उसका पूरा कंट्रीब्यूशन जमा है, तो उस आधार पर ये कैलकुलेशन बनाया है कि उस एम्प्लॉय को जो है 45 डिवाइडेड बाई 2 और 300 दिन को उसने क्वालिफाइंग सर्विस जो है उसके अनुसार वो भी पूरा किया है और वैल्यू जो है वो बेंचमार्क के बराबर है, मतलब 50 लाख रुपया वैल्यू एम्प्लॉय का है और गवर्नमेंट ने भी 50 लाख का मार्क रखा था, तो सारे ही बराबर हैं। इस स्थिति में बिल्कुल उसको 50% पेंशन बन रहा है। 45,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 22,500 रुपया प्लस जो डियरनेस रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इसमें यह था कि उस एम्प्लॉय ने सारे कंडीशन फुलफिल किया, किसी प्रकार की कंडीशन में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो इसमें उसको पूरा 50% पेंशन बनेगा जब भी उसका एज 60 ईयर का हो जाएगा तब। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया है वो देखिए 2 नंबर। इसमें क्या है, वही एम्प्लॉय अगर है और उसने सारे 5 कंडीशन में से 4 कंडीशन तो पूरा किया, लेकिन सर्विस उसका 25 साल नहीं है, 15 साल ही है, ठीक है। तो 15 साल सर्विस है तो कंट्रीब्यूशन उसका 180 महीने का उसने कंट्रीब्यूशन जमा किया। तो चूंकि उसका कंट्रीब्यूशन 180 महीने का जमा हुआ, सर्विस कम था, तो उसका जो वैल्यू हुआ इन्वेस्टमेंट अमाउंट का वो 30 लाख हो पाता है, ठीक है। 30 लाख ही हो पाया और बेंचमार्क भी गवर्नमेंट ने मान लीजिए 15 साल का 30 लाख रुपया ही है,
उस आधार पर, चूंकि उसका जो सर्विस है वो 15 साल है, लेकिन बेसिक पे मान लीजिए 45,000 ही है, तो 45,000 डिवाइडेड बाई 2, और क्वालिफाइंग सर्विस 180 महीना है, यानी 15 साल है, होना चाहिए 25 साल, तो इसलिए उसका कम है। इस आधार पर उसका जो रेशियो है पेंशन का वो कम हो गया, अनुपातिक कम हो जाता है, और 13,500 रुपया बन रहा है। ठीक है, आप इसको अलग से कैलकुलेट कीजिएगा तो 45,000 बेसिक पे का ये 30% बनता है, 30% बनेगा 13,500 रुपया। तो अगर 25 साल सर्विस पर 50% मिल रहा है ना, ऊपर 50% मिल रहा है, तो 20 साल पर आपको 40% मिलेगा, और 15 साल पर आपको 30% मिलेगा बेसिक पे का। यही है वो रेशियो जो जिसको अनुपातिक जो बताया गया है कि जितना सर्विस कम होगा उसी रेशियो में आपका पेंशन भी कम होगा। तो 25 साल पर आपका 50% बन रहा है 22,500 रुपया 45,000 का, और 20 साल पर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो उसी 45,000 बेसिक पे का 40% आपको बनेगा 18,000, और यहां पर उसने 15 साल सर्विस किया है तो यहां पर उसका केवल 30% पेंशन बन पाएगा 13,500 रुपया प्लस डियरनेस रिलीफ। अब ये तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए वही एम्प्लॉई है और उसने ये मिनिमम पेंशन का जो एग्जाम्पल है वो यही एग्जाम्पल है कि किस तरह से मिनिमम पेंशन बनेगा 10,000। मान लीजिए वो एम्प्लॉई है और 45,000 रुपया उसका बेसिक पे है, लेकिन वो 10 साल सर्विस करके जा रहा है। तो 10 साल यदि सर्विस करके जाएगा तो उसका 120 महीने का सर्विस हुआ और 120 महीने का कंट्रीब्यूशन उसका जमा हो पाता है। तो उसने बाकी सारे कंडीशन फुलफिल किया, लेकिन सर्विस केवल उसने 10 साल ही किया है। ठीक है, तो चूंकि उसका सर्विस 10 साल था तो उसके अनुसार उसका जो पैसे का वैल्यू जो जमा हुआ था कंट्रीब्यूशन, उसका वैल्यू भी कम ही हो पाया, 25 लाख मान लीजिए। ठीक है, और 45,000 रुपये उसका बेसिक था, तो 120 महीने का सर्विस किया डिवाइडेड बाई 300, यानी कि 25 साल नहीं पूरा कर पाया, तो डिवाइडेड बाई 300 वही है, वो 300 का फॉर्मूला हर जगह लगा हुआ है। ठीक है, इस आधार पर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका पेंशन जो बनता है वो 9,000 रुपया बनेगा। ठीक है, 9,000 बनता है। यहां पर सरकार 9,000 नहीं देगी, यहां पर इस्तेमाल करेगी वो फंड का जो 8.5% अलग से जमा कर रही थी, जो मैंने पीछे बताया था, उस अमाउंट में से इसको पूरा करके और 10,000 रुपया इसको मिनिमम पेंशन देगी। ये समझ लीजिए मिनिमम पेंशन का फॉर्मूला यही है। एग्जाम्पल साफ सुथरा, किसी का पेंशन 9,000 बन पाया, सर्विस कंडीशन उसने सारे पूरा किया, बस केवल उसने 10 साल सर्विस कर पाया था, बाकी कंडीशन को फुलफिल किया, तो उसका पेंशन बन रहा था 9,000, लेकिन सरकार उसको देगी 10,000 रुपया प्लस डियरनेस अलाउंस। तो यहां उसको थोड़ा सा फायदा होता नजर आ रहा है। अब मान लीजिए वही व्यक्ति जो 10 साल रिटायरमेंट करके जा रहा है, अगर फिर दूसरे कंडीशन में अगर वो 10 साल सर्विस करके जा रहा है, लेकिन उसने एक बीच में गड़बड़ क्या किया है, मान लीजिए कुछ पैसा उसने विड्रॉ किया था बीच में, पार्शियल विड्रॉ किया था उसने, कुछ अमाउंट मान लो, तो उसका वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का था वो होना चाहिए था 25 लाख, लेकिन हुआ कितना, 22 लाख। ठीक है, पहले वाले में तो 25 लाख उसका पूरा हो गया, लेकिन चूंकि उसने दूसरे एग्जाम्पल में उसने बीच में मान लो कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ कर लिया तो उसका पैसे का वैल्यू जो है वो बढ़ नहीं पाया, 25 लाख की जगह वो 22 लाख ही हुआ। यहां पर उसको नुकसान होगा क्योंकि उसने कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो यहां उसके कैलकुलेशन में ये वैल्यू 25 लाख आना चाहिए था, लेकिन आया 22 लाख, तो यहां उसको नुकसान हो रहा है। यहां पर उसका पेंशन बन रहा है 8,800। इस तरह से यहां पर उसको कोई बेनिफिट सरकार नहीं देगी, क्योंकि उसने अपने मर्जी से पैसा विड्रॉ किया है बीच में अपने ज़रूरत के लिए, सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए सरकार यहां पर उसको 8,800 ही पेंशन देगी। ये है, साथ में डियरनेस अलाउंस उसको मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, 9,000 पेंशन बना था, सरकार ने उसे 10,000 दिया था, क्योंकि वो सारे कंडीशन फुलफिल किया था, उसने कोई पैसा भी विड्रॉ नहीं किया था। तो ये आप देख सकते हैं, क्या अगर आप पैसा बीच में विड्रॉ कीजिएगा तो उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ये 4 नंबर एग्जांपल। इसमें क्या है, वही एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी जो है वो 45,000 रुपया है, उसने 4 कंडीशन पूरा किया, लेकिन एक गड़बड़ उसने किया, उसने भी 25 साल सर्विस भी पूरा कर लिया, सब चीज़ किया है, लेकिन एक गड़बड़ी क्या है, उसका बीच में कभी अमाउंट जो है, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो है वो मिसिंग है, वो शायद कभी जमा नहीं हो पाया किसी भी कारण, बस ऐसा कुछ है। देयर आर सम मिसिंग क्रेडिट विच हैज नॉट बीन मेड गुड। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ कि उसका 50 लाख जो वैल्यू होना चाहिए था 25 साल में, वो वैल्यू क्या हुआ, कम हो गया, 45 लाख ही हो पाया। क्यों, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट था कहीं मिस हो गया, समय से जमा नहीं हो पाया। इसमें भी आपको नुकसान होगा। क्या होगा, देखिए,
बेसिक पे तो उतना ही है, लेकिन यहाँ वैल्यू आपके पैसे का कम हो गया क्योंकि आपका पैसा कंट्रीब्यूशन 10% समय से जमा नहीं हो पाया और कहीं मिस हो गया, तो 45 लाख ही हो पाया। इसके कारण यहां पर उसका बनना चाहिए था 22,500, लेकिन पेंशन कितना बन रहा है 20,250 रुपया। यहां नुकसान हो रहा है 2,250 रुपए का, उसका कम पेंशन बन रहा है, जबकि उसने 25 साल सर्विस पूरा किया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप पांचों का पांचों कंडीशन पूरा करना है, तभी आपको पूरा जो है पेंशन का सही बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिट मिस हो गया, बीच में कभी पैसा निकाल लिया, या 25 साल की जगह 24 साल करके चले गए, तो इस तरह के प्रॉब्लम कोई आपने बीच में किया है तो भाई पैसे में भी आपको, पेंशन में भी नुकसान होगा। अगला 5 नंबर एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, उस बंदे ने 25 साल सर्विस भी किया है, पैसा भी समय से जमा हुआ है और कंट्रीब्यूशन उसका सही है, सब चीज ठीक है। उसकी गड़बड़ी क्या है, उसने 25 साल सर्विस तो किया लेकिन बीच में पार्शियल विड्रॉ कर लिया, कुछ अमाउंट उसने कम जरूरत के लिए निकाल लिया बीच में, जिसके कारण क्या हुआ, उसके पैसे का वैल्यू जो है 50 लाख की जगह 40 लाख ही हो पाया जमा, है ना। अब इसमें भी उसको पेंशन का नुकसान होगा। देखिए क्या होता है इसका पेंशन, अब उसका जो है वो उसने बीच में पैसे निकाल लिए, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका वैल्यू होना चाहिए था 50 लाख, हुआ 40 लाख। अब देखो उसका, उसको कितने का नुकसान हो रहा है, जबकि उसने 25 साल सर्विस पूरा किया है, फिर भी उसका पेंशन जो है 18,000 ही बन पा रहा है। क्यों, क्योंकि उसने बीच में पैसे निकाल लिए थे। अब उसको 4,500 रुपया पेंशन में नुकसान हो रहा है। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, जो कोई भी वीडियो बनाया है ना, ये सब चीज़ नहीं समझाया है इस वीडियो में। मैंने इसीलिए कहा कि साफ सुथरा एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर 4,500 रुपया अगर कम हो रहा है तो इस पर डीए भी कम हो रहा है, इस हिसाब से उसको 7,000 8,000 का नुकसान होगा पेंशन में। तो इसलिए जब पेंशन आपको लेना है तो पूरे कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाते हैं तो। अब एक बहुत ये इंपॉर्टेंट, ये 6 नंबर एग्जाम्पल है। देखिए जो मैंने पीछे बताया था कि अगर आप अपना 10% का कंट्रीब्यूशन अपने मर्जी से किसी फंड में जमा करना चाहते हैं ऑप्शन दे करके, तो उसमें नुकसान होगा तो पेंशन में नुकसान होगा। अगर फायदा होगा तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। कैसे, देखिए इसमें मान लीजिए वही बंदा है जिसका 45,000 रुपया बेसिक था और उसने खुद के चॉइस से अपने जो भी है ऑप्शन जो दिया था उसमें खुद उसने ऑप्शन लिया था कि कहाँ कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, और 25 साल में उसका पैसा जो है 50 लाख की जगह 55 लाख हो गया। तो उसका पैसा बढ़ गया, वैल्यू उसकी मनी की बढ़ी। जहां इन्वेस्ट किया था वो भी, जो भी बैंक था या जहां भी, उसमें वैल्यू उसकी अच्छी ग्रोथ हुई, तो उसको 50 की जगह 55 लाख मिला, है ना, वैल्यू हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, पेंशन तो उसको 22,500 बन रहा है, लेकिन 5 लाख रुपया जो उसका एक्स्ट्रा बना वो सरकार उसको अलग से डायरेक्ट उसके खाते में पेमेंट करेगी। यहां पर ये दे रही है 22,500 प्लस डियरनेस अलाउंस उसको पेंशन मिलेगा, प्लस इंप्लॉय विल गेट क्रेडिट ऑफ एक्सेस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल को। ठीक है ना, वो जो इंडिविजुअल का पैसा जो बढ़ा वो 5 लाख रुपया इन हिज डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट एट रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट पर वो 5 लाख रुपए का बेनिफिट उसको अलग से मिलेगा। अब सेम 6 नंबर का ये दूसरा एग्जांपल 7 नंबर है। उसमें क्या हुआ था, उसने इंडिविजुअल ने चुना था ऑप्शन और उसका वैल्यू 50 लाख की जगह 55 लाख हो गया, तो उसको 5 लाख का बेनिफिट हो गया था। इसमें क्या हुआ कि उसमें 50 की जगह उसका 45 हुआ, लेकिन ऑप्शन उसने खुद चुना था, तो उसमें फायदा हुआ और इसमें नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो इसमें नुकसान पेंशन में भी हो गया। अब 45,000 के बेसिक पेपर उसका 22,500 बनना चाहिए, लेकिन पेंशन कितना बन रहा है 20,250 रुपया, उसको 2,250 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। आप अगर खुद से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि मैं एसबीआई में नहीं, यूटीआई में नहीं, एचडीएफसी में जमा करूंगा, एलआईसी में जमा करूंगा, यूटीआई में जमा करूंगा, तो इसका फायदा या नुकसान आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। अगर फायदा होगा तो सरकार आपको उसका फायदा दे देगी, अगर नुकसान हुआ तो आपके पेंशन में भी नुकसान होगा। ये उसका एक छोटा सा आगे और एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपका वैल्यू 45,000 हो पाया तो आपको 50% अमाउंट जमा करके आप पेंशन का लाभ थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, है ना। अब इसमें उसको 20,250 रुपया ही बन पाया था पेंशन, लेकिन वैल्यू 45,000 उसकी थी अमाउंट की। इसमें क्या हुआ, उसको ऑप्शन दे रहा है कि आप 2.5 लाख रुपया जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जमा करके
थोड़ा सा आपका पेंशन इसमें कैलकुलेशन में बढ़ जाएगा 21,375 रुपया। तो ये जो है छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल जो आप समझे हैं, समझ एक बार नहीं 2 बार देखिए 3 बार देखिए, समझ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन देते वक्त इसका ध्यान रखना होगा। और अब ये पेंशन का मैटर हो गया। अब ये जो है ये किस तरह से आपको लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के समय कुछ पैसा हाथ में मिलेगा, ये उसका यहाँ पर एग्जाम्पल है। एम्प्लॉय वही है, 45,000 रुपया उसका बेसिक है, 53% अभी डीए है, उसके अकॉर्डिंग उसका 23,850 रुपये डीए बनता है। तो टोटल अमाउंट उसका हो गया 68,850। ठीक है, तो इसका जो लास्ट बोला था ना उसमें पहले कि लास्ट जो आपका इमूलमेंट बनेगा उसका 10% मल्टीप्लाइड बाई टोटल क्वालिफाइंग 6 मंथली सर्विस। ठीक है, तो 68,850 डीए और बेसिक मिलाकर के हो गया इमूलमेंट। अब इसका 10% होता है 6,885 रुपया। ठीक है, अब क्वालिफाइंग सर्विस जो जितना किया होगा 6 मंथली, उसको उसके अनुसार मल्टीप्लाई करके आगे पैसा मिलेगा। देखिए ये 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस इधर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल सर्विस कोई करके जा रहा है उसका आधा इंटू 2 करके 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस हो गया, और उसका 10% ये हो गया उसका इमूलमेंट। ठीक है, अगर कोई 10 साल सर्विस करके जाता है तो 6 मंथली हो गया 20, है ना, तो 20 इंटू हो गया 6885, उसको मिलेगा 1,37,700 रुपया। उसी तरह से कोई 15 साल सर्विस करके जाएगा तो उसका 6 मंथली सर्विस हो गया 30। ठीक है, तो 30 इंटू 6885, ठीक है, 2,06,550 रुपया। अगर कोई 20 साल सर्विस करके जाता है तो उसका 6 मंथली हो गया 40। ठीक है, अब 40 इंटू 6885 कितना हो रहा है 2,75,400। इसी तरह से आप आगे एग्जाम्पल खुद देख लीजिए, 25 साल सर्विस, 30 साल सर्विस, 35 साल सर्विस, तो 6 मंथली भी उसके डबल होता जाएगा, 35 का 70, 30 का 60, 25 का 50, 20 का 40। ठीक है, और इंटू जो आपका 10% इमूलमेंट का 10% जो होगा वो आपको ये पैसा जो है जितनी सर्विस होगी जितना बेसिक होगा उसके अकॉर्डिंग ये 10% अमाउंट जाते वक्त सरकार हाथ में देगी। अब इसमें एक कंडीशन और लास्ट में नोट दिया है कि ये जो 6 मंथली का जो फायदा लमसम अमाउंट का मिलेगा ये उसी को मिलेगा जिसने कम से कम 10 साल सर्विस किया होगा। अगर 9 साल 8 साल में जाएगा तो उसको ये भी नहीं मिलेगा। तो भैया सारी चीज़ें मैंने ब्रीफली समझा दिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट आपके समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है, निश्चित तौर पे हमें बताइए, फिर से एक हम वीडियो बनाएंगे, है ना। और इसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा इसी 45,000 का एग्जाम्पल लेकर के और 25 साल का सर्विस लेकर के मैं एक एनपीएस और यूपीएस इस सेम अमाउंट पर मैं डिफरेंस दिखाऊंगा कि 25 साल सर्विस में अगर कोई एनपीएस में जाता है तो क्या होगा, और यूपीएस में जाता है, यूपीएस का तो आपने हाल देख ही लिया, एनपीएस और यूपीएस के डिफरेंस को मैं समझाऊंगा। अभी 2-3 महीने टाइम है, ऑप्शन लेने से पहले आप भली भांति समझ लेंगे, या कोई सर्विस सरकारी जॉब की तलाश में है तो जब ज्वाइन करेगा तो यूपीएस ले एनपीएस ले, उसको भी आगे सेलेक्ट करना है, और जो पहले से सर्विस कर रहे हैं उनको तो करना ही है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, दूसरों का भी जानकारी बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।